नमस्कार। ईरान में चल रहे आंदोलन को ये तीसरा हफ्ता है, लेकिन अभी तक इस्लामिक सत्ता को हटाना तो दूर, प्रदर्शनकारियों की जो हत्या का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अभी तक इस आंदोलन में 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में लोग हैं मारे जा चुके हैं। और आज स्थिति ये है कि ईरान के लोग खुद बाहरी दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। आप देखो कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय अमेरिका ने ईरानियों की मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ईरानियों को अमेरिकी मदद नहीं पहुंची है और किस रूप में वो पहुंचेगी अभी तक भी अमेरिका ने स्पष्ट नहीं किया है। तो इतने बड़े आंदोलन और दूसरी तरफ वैश्विक प्रदर्शन के बावजूद इस्लामिक सत्ता अभी तक क्यों टिकी हुई है, इसके कारण को हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि जो अमेरिका ईरानियों की मदद करने का लगातार आश्वासन दे रहा है, तो ऐसे में अमेरिका के पास क्या विकल्प बचते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामिक सत्ता के सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आईआरजीसी, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। आईआरजीसी को 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बनाया गया था और इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है वो है कि 1979 की इस ईरानी रेवोल्यूशन की लेगेसी को बनाए रखना। लेकिन आज आईआरजीसी सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, बल्कि अपने आप में ही एक रिजीम बन गया। अब देखो कि आईआरजीसी का ईरान की इकोनॉमी पे पूरी तरह से नियंत्रण है। आज ईरान की इकोनॉमी का 1/3 जो हिस्सा है वो आईआरजीसी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। ईरान की ऑयल गैस से लेकर उसके डिफेंस, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी सेक्टर्स पे आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं वो बैठे हुए हैं और इन सभी सेक्टर से होने वाली जो कमाई है उसका बड़ा हिस्सा आईआरजीसी को जाता है। एक तरफ जहां पे ईरान के लोग महंगाई को फेस कर रहे हैं, इतनी बुरी इकोनॉमिक स्थिति को चलते वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हो कि आईआरजीसी के जो ये अधिकारी हैं वो पैसों में खेल रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि आईआरजीसी इस्लामिक सत्ता के प्रति पूरी तरह से अपनी निष्ठा को निभाते हुए इन प्रदर्शनकारियों पे अत्याचार कर रही है। तो अब सवाल ये है कि जो ये आंदोलनकारी अली खमेनी को हटा के, यानी कि इस्लामिक सत्ता को एलिमिनेट करके वहां पे जो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, तो क्या अली खमेनी को हटाने से उसकी पूरी ईरान की इस्लामिक सत्ता को खत्म किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान के अंदर भले ही अली खमेनी के पास कंट्रोल हो, लेकिन आईआरजीसी भी काफी प्रभावशाली है। अब देखो ईरान की जो पॉलिटिकल जो पोजीशंस हैं उसके ऊपर आईआरजीसी के जो पूर्व कमांडर हैं वो बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो ईरान की पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर हैं वो भी आईआरजीसी के पूर्व कमांडर ही हैं। इसीलिए एक पल के लिए अगर मान भी लिया जाए कि अली खमेनी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो इसके बावजूद भी आईआरजीसी के अंदर ऐसे काफी प्रभावशाली कमांडर हैं, काफी प्रभावशाली ऐसे पर्सन हैं जो इस पावर वैक्यूम को भरने की दावेदारी रखते हैं। तो इसीलिए सिर्फ खमेनी को हटाने से इस्लामिक सत्ता गिरने वाली नहीं है, खमेनी के साथ साथ इस आईआरजीसी के इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन हैं उनको भी एलिमिनेट करना जरूरी है। तो ऐसे में अमेरिका जो लगातार ईरानियों को मदद का जो आश्वासन दे रहा है, तो अमेरिका के पास क्या ऐसे विकल्प बचते हैं? आप ये देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि इस आंदोलन का तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि अभी तक अमेरिका भी असमंजस की स्थिति में है, वो भी अभी स्पष्ट नहीं है कि वो किस ऑप्शन के साथ जाए। ऐसे में अमेरिका के पास कौन से ऑप्शन हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन तो आता है मिलिट्री एक्शन। अब देखो कि वेनेजुएला के अंदर भी अमेरिका ने एक ऑपरेशन चला के, मिलिट्री ऑपरेशन चला के प्रेसिडेंट मदुरो को इलीगल रूप से किडनैप करके उनको न्यूयॉर्क ले जाया गया। तो क्या ये वेनेजुएला वाला मॉडल ईरान के अंदर भी रिपीट हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, या फिर बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला की जो स्थिति है वो काफी अलग है। वेनेजुएला के अंदर क्या था कि अमेरिका को पता था कि अगर प्रेसिडेंट को एलिमिनेट कर भी दिया जाता है तो इसके बाद वेनेजुएला की जो सत्ता हस्तांतरण है वो इजी है, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन जो लीडर है वो बिल्कुल इसके लिए तैयार बैठे। लेकिन ईरान के केस में ऐसा नहीं है।
ईरान के अंदर अभी तक कोई ऐसा प्रभावशाली लीडर नहीं है जो इस सत्ता को खत्म होने के बाद ईरान को एक दिशा दिखा सके या फिर उसको डेमोक्रेसी के रास्ते पे ले जा सके। भले ही प्रिंस रजा पहलवी का नाम आ रहा हो, लेकिन प्रिंस रजा पहलवी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रिंस रजा पहलवी जो ईरान के पुराने जो लास्ट जो शाह थे उनके बेटे हैं, और ये 1979 के पहले से ही अमेरिका में एग्जाइल में रहे। लेकिन प्रिंस रजा पहलवी के नाम पे ईरानियों के अंदर दो मत है, यानी कि कुछ ईरानी प्रिंस रजा पहलवी के नाम के समर्थन करते हैं और दूसरे कुछ ईरानी उनके अगेंस्ट में हैं, और अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप प्रिंस रजा पहलवी के नाम के साथ कोई दांव नहीं खेलना चाहते हैं। दूसरा, अमेरिका को जैसे हमने बताया, और यही एक बड़ा कारण है कि अमेरिका मिलिट्री एक्शन से अभी तक बचता आ रहा है। आप देखो कि ईरान ने भी अमेरिका को सख्त शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के जो बेसिस हैं, जो मिलिट्री बेस है, उनको ईरान टारगेट करेगा। और इसीलिए अब देखो कि जो कतर के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा बेस है, इसीलिए अमेरिका ने कतर से अपने जो पर्सनल्स हैं जो उनको वापस बुलाना भी शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के जो ये देश हैं वो भी अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर मिलिट्री एक्शन लेता है तो ये पूरा के पूरे मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में डालने जैसा होगा। इसीलिए अमेरिका है मिलिट्री एक्शन से बचाव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो ये आईआरजीसी के जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उनको एलिमिनेट नहीं कर सकता या खोमेनी को एलिमिनेट नहीं कर सकता। इससे पहले भी आप देखो 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की हत्या की, 2024 के अंदर इस्माइल हानिया है उनको भी एलिमिनेट किया। लेकिन जो अमेरिका इस बात से सिर्फ चिंतित है कि उसके बाद किस तरह से ईरान की जो ये पावर वैक्यूम है उसको भरा जाएगा। अब अमेरिका के पास मिलिट्री एक्शन के अलावा और ऑप्शन क्या बचते हैं? तो जानकार मानते हैं कि दूसरा जो अमेरिका ऑप्शन विचार कर रहा है वो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस को इंपोज करना, और ऐसा अमेरिका ने किया भी है। आप देखो कि 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के ऊपर 25% सेकेंडरी टैरिफ इंपोज किए हैं, यानी कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर जाएंगे उसके ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ उनको देना पड़ेगा। लेकिन ईरान वेस्टर्न सैंक्शंस तो काफी पहले से फेस कर रहा है, लेकिन उसकी जो ऑयल एंड गैस से होने वाली इनकम है उसके अंदर ज्यादा कमी हमारे को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसका बड़ा जो कारण है वो ये कि ईरान का जो ऑयल है वो सबसे ज्यादा जो आयात किया जाता है वो चीन के द्वारा किया जाता है, और चीन के ऊपर इस वेस्टर्न सैंक्शंस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा जो ईरान की जो रिलेशन है रशिया के साथ वो भी क्लोज होते जा रहे हैं। आप देखते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर किस तरह से ईरान ने मिलिट्री हार्डवेयर रशिया को सप्लाई किए थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि ईरान को आइसोलेट करना भी बड़ा मुश्किल है, और दूसरा चीन को ईरान ऑयल खरीदने से रोकना भी बड़ा मुश्किल है। तो कहने का अर्थ क्या है कि भले ही इन वेस्टर्न सैंक्शंस के जरिए इस्लामिक रिजीम के ऊपर एक शॉर्ट टर्म एक दबाव बनाया तो जा सकता है, लेकिन इस सैंक्शंस के जरिए इस्लामिक रिजीम को चेंज नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका के पास तीसरा विकल्प क्या बचता है? कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका साइबर वॉरफेयर को कंसिडर कर सकता है। आप देखो कि इससे पहले भी अमेरिका ने साइबर वॉरफेयर के जरिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिले किया है, और एक बार फिर अमेरिका इस विकल्प पे विचार कर रहा है। अब ये देखो कि जब ये ईरान के अंदर आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय पे इस्लामिक रिजीम ने ईरान के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया था, यानी कि जो आंदोलनकारी हैं उनको जो इंफॉर्मेशन वो आपस में शेयर करे हैं या फिर बाहरी दुनिया के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करे हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामिक रिजीम का जो स्टेट मीडिया है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल है, और इस्लामिक रिजीम को स्टेट मीडिया के जरिए आंदोलनकारियों की पल पल की जो इंफॉर्मेशन है वो मिल रही है। तो ऐसे में अगर अमेरिका इस साइबर वॉरफेयर के जरिए जो स्टेट मीडिया से जो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है इस्लामिक रिजीम को उसको रोक देता है, तो काफी हद तक जो ये क्रैकडाउन है लोगों पे उसको रोका जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है, और शायद अमेरिका इस विकल्प को एक काफी सीरियसली इसको कंसिडर करे। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य सवाल है वो ये कि हमने ये देखा कि मिलिट्री एक्शन अमेरिका शायद इस पे थोड़ा विचार कर रहा है, शायद इसको प्राथमिकता ना दे, लेकिन जो बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं इन 2 ऑप्शन के जरिए इस्लामिक रिजीम को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। मान लो
कि अगर इस्लामिक सत्ता को रिजीम को चेंज कर भी दिया जाता है, तो यहां पे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान उसके बाद की परिस्थिति के लिए प्रिपेयर है। जब तक ईरान उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो जाता, जब तक कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से एकजुट नहीं हो जाता, जब तक कि ईरान की जनता एक ऐसे पॉपुलर लीडर के नाम को सामने नहीं रखती है, तब तक ईरान के अंदर सत्ता चेंज करने के बावजूद भी ईरान के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ईरान को आपसी जो मनमुटाव है उसको भुला के एक ऐसे एक लीडर को, डेमोक्रेटिक लीडर को सामने रखना होगा जो ईरान को एक नई दिशा दे सके। धन्यवाद।